नमस्कार साथियों। आज के इस दौर में चाहे हम किसी जॉब के लिए अप्लाई करें या कहीं कोई यूनिवर्सिटी या फिर कोई और कोर्स के लिए दाखिले की बात करें, हर जगह एंट्रेंस टेस्ट, एलिजिबिलिटी टेस्ट और तमाम तरह के टेस्ट लिए जाते हैं। और इन तमाम तरह के टेस्ट में जो कॉमन पैटर्न निकल के आता है वो है एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। कोई भी तरह का पेपर हो उसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं। और मेरा पिछले 10 साल का अनुभव टीचिंग एंड लर्निंग का ये बताता है, और जितने स्टूडेंट्स से मैं मिला हूँ स्पेशली, हमने और आपने बहुत बार देखा होगा कि बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स जो हमारे कोर्सेज में बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन उसके बाद जब उनका टेस्ट लिया जाता है, फिर जब वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं तो वो अच्छा अटेम्प्ट नहीं कर पाते। और इसके उलट कुछ ऐसे स्टूडेंट जो बहुत एवरेज होते हैं, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो वो सबको चौंका देते हैं, बिकॉज उनको सिलेक्शन मिलता है और बहुत अच्छी रैंक से मिलता है। तो इन सब के पीछे की जो मेजर प्रॉब्लम है, जो या फिर कहूं मैं मेजर सॉल्यूशन है, वो है कि आपको एमसीक्यू को हैंडल करना आना चाहिए। और एमसीक्यू हैंडलिंग नहीं आने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम है शांतनु और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमसीक्यू हैंडलिंग के बारे में। आज की इस वीडियो में हम उन 5 स्टेप्स की बात करेंगे जिनको फॉलो करके हम एमसीक्यूज का ये जो जाल है इसको आराम से तोड़ सकते हैं और हम उस पर्टिकुलर एग्जाम में डेफिनेटिव सक्सेस पा सकते हैं। इन 5 गोल्डन स्टेप में जो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है जो मेरे अकॉर्डिंग, वो है गो स्टेप वाइज एंड रीड द क्वेश्चन। गो स्टेप वाइज और रेट द क्वेश्चन, इसको समझते हैं अपन। गो स्टेप वाइज और रेट द क्वेश्चन का मतलब क्या है? सीधा सीधा 2 शब्द हैं इसमें कि पहली चीज है कि आप स्टेप वाइज चलें। स्टेप वाइज का मतलब है जितने भी क्वेश्चन पेपर है, जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूं कि हमारे पास 100 क्वेश्चन है एग्जाम में, और अगर 100 क्वेश्चन है तो स्टेप वाइज जाना है। स्टेप वाइज जाने का मतलब पहले राउंड में राउंड वाइज जाना। मैं यहाँ पर स्टेप को कहूंगा राउंड, ठीक है? यानी आप कई राउंड्स में पेपर को सॉल्व कीजिए। और कितने राउंड में कीजिए? मैं सलाह दूंगा 3 राउंड कम से कम। 3 राउंड का मतलब है शुरू से लेकर के अंत तक हमें पेपर को 3 बार रीड करना है। 3 बार रीड करने का मतलब आप कहेंगे कि सर इतना टाइम तो मिलता ही नहीं है। रीड करने का मतलब है कि पहले राउंड में जो राउंड फर्स्ट होगा, जो मोस्ट इजी क्वेश्चन है, उन्हें आप हैंडल करें। मोस्ट इजी क्वेश्चन से मेरा मतलब है कि जैसे आपने क्वेश्चन देखा और जो आपको बिल्कुल एक झटके में आ रहे हैं उनको टिक मार के रख लीजिए, ठीक है? जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, और इसके ऑप्शन है ए बी सी डी। आपने क्वेश्चन पढ़ा और आपको लगा अच्छा ये तो बहुत सिंपल है। जैसे क्वेश्चन है कि नेशनल बायोडायवर्सिटी डे कब है? दूसरा बी है 22 मई, ठीक है, आपको पता है, टिक, ठीक है। तो पहले राउंड में मोस्ट इजी, दूसरे राउंड में उससे थोड़ा सा टफ, ठीक है, टफ क्वेश्चंस, और तीसरे राउंड में जो टफेस्ट क्वेश्चन है उनके बारे में हम बात करेंगे। अब रेट द क्वेश्चन भी यहां पे साथ में आता है। अब रेट द क्वेश्चन में क्या है? अब देखिए, जो हमने यहां पे देखो 3 स्टेप है और हमने यहां पर रेटिंग भी कर दी है। ये तो स्टेप है और यहां पर ये होगी रेटिंग। रेटिंग का मतलब है कि हर क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा उसे आप अपने हिसाब से रेटिंग दीजिए। आप अपने हिसाब से रेटिंग देंगे तो ऑब्वियसली हमें किसी स्टैंडर्ड मैकेनिज्म की जरूरत है। आपको जो इजी लगता है वो आपके लिए इजी है, आपको जो टफ लगता है भी, हो सकता है कि भी मैं एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट हूं और मुझे जो टफ क्वेश्चन है, मेरा जो टफ क्वेश्चन है वो आपके लिए टफेस्ट होगा अगर आप एक वीक स्टूडेंट है। तो खैर, हमें यहां पर स्टेप वाइज चलना है और रेटिंग करनी है। रेटिंग का मतलब है आपने जब भी किसी क्वेश्चन को देखा, क्वेश्चन को देखते ही अगर आपसे एक झटके में सॉल्व हो रहा है तो मोस्ट इजी है, और अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये हो तो जाएगा लेकिन इसमें टाइम लगेगा तो वो टफ है, और आपको यूं लग रहा है कि नहीं ये बहुत टफ है, इसे लास्ट में देखेंगे, तो एक अलग बात है। और चौथी कैटेगरी में और ऐड कर देता हूं, हालांकि इसमें राउंड तो 3 ही है, लेकिन एक चौथी कैटेगरी है नो एक्शन। नो एक्शन या नो अटेम्प्ट, यानी डी जो क्वेश्चन है ये वो क्वेश्चन है जिसको पढ़ करके आपको लगा कि आपको कभी सुना ही नहीं है, आपने कभी देखा ही नहीं है, ठीक है? तो यहां पर ये लगभग 4 रेटिंग मेरे हिसाब से मुझे यूं लगता है कि आपको किसी भी क्वेश्चन को देनी चाहिए, ठीक है? और जब हम ये कैटेगरी डिसाइड करेंगे उसके हिसाब से हम बात आराम से कर पाएंगे। देखिए कैसे करेंगे। जैसे ही आपने प्रश्न देखा आपने, जैसे मैंने कहा ना पहले स्टेप में चलना है,
पहले स्टेप में आपने क्वेश्चन फॉलो किया, क्वेश्चन पेपर खोला, और क्वेश्चन पेपर खोलने जैसे आपने खोला, एक चीज और ध्यान रखिए, क्वेश्चन पेपर को ना तो हमेशा शुरू से हल कीजिए और ना ही हमेशा अंत से हल कीजिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, बिकॉज जनरली जो पेपर सेटिंग होती है वो इस तरह से की जाती है कि शुरुआत में और अंत में कुछ टिपिकल क्वेश्चंस डाले जाते हैं। इसलिए मेरे अनुसार, मेरा जितना एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत सारे टेस्ट दिए हैं और सभी में अच्छा परफॉर्म किया, कुछ एक को छोड़ करके, लेकिन उनसे मैं सीखा हूं, वो तभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, मेरे निजी एक्सपीरियंसेस से बात कर रहा हूं। तो जब आप क्वेश्चन पेपर को खोलोगे, आप बीच में से कहीं से कीजिए। और मेरा ऐसा मानना है कि आप जब उसे, आपके सामने जो क्वेश्चन पेपर आएगा और आप जब उसे फौरी तौर पे देखोगे, तो कुछ एक दो पेज ऐसे मिलेंगे जहां आपको अपने वाले एरिया के क्वेश्चंस मिलेंगे, यानी वो एरिया जिसमें आप सॉलिड हो, राइट। तो बीच में से किसी भी पेज से आप शुरू कीजिए, वहां शुरू कीजिए जहां आपको इजी क्वेश्चंस मिले, जहां से आपका कॉन्फिडेंट बिल्ड हो। बहुत सारे बच्चे और खासकर गर्ल्स में ये प्रॉब्लम होती है कि वो पहले या तो फर्स्ट से शुरू करते हैं या फिर अंत से शुरू करते हैं। ऐसा कोई रूल मत बनाइए, आप हमेशा एक आदत डालिए, पेपर को खोलें और पेपर को फौरी तौर पर पढ़ें और वहां रुके जहां आपके मतलब का सामान हो, आपके मतलब के क्वेश्चन हो, वो क्वेश्चन हो जो आप अच्छे से उन टॉपिक से रिलेटेड जिनसे आप तैयार करके आए हो, और उनसे हैंडल करना शुरू कीजिए, उनको अटेम्प्ट करना शुरू कीजिए। बिकॉज शुरुआत में अगर आपके 5 क्वेश्चन भी अगर स्टेप वाइज सीधे सीधे टिक करने लायक आ गए, मान लो आपने इजीली कर दिया, तो आपका मोरल और आपका जो मोमेंटम है वो एक अलग लेवल पे पहुंच जाएगा। लेकिन इसके उलट अगर आप फर्स्ट और लास्ट में घुस गए या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चंस में एंट्री कर ली आपने जहां बिल्कुल आपके देखते ही 12 बज गए उस क्वेश्चंस को देखते ही, तो आपके वो बाकी जो क्वेश्चंस है वो भी नहीं होंगे। लेकिन अगर आपने इस मेंटल हैक को फॉलो किया और आपने वहां एंट्री ली पेपर में, जिस इलाके में आपको कंफर्टेबल फील होता है, और आप अगर वहां पर अच्छा परफॉर्म कर दोगे तो आपसे वो क्वेश्चन भी हो जाएंगे जो जनरली आपसे नहीं होंगे। सीधी सी बात है, वही क्रिकेट का गेम, अगर पहले ही ओवर में आते ही अगर आपका पहला जो ओवर है उसमें आप बहुत 2-3 बार बीट हो गए और आपसे खेला ही नहीं गया, 0 रन बनाए आपने, तो दूसरे ओवर में आपको प्रॉब्लम आ जाएगा। लेकिन अगर आपने पहले ही ओवर में अच्छी शुरुआत कर दी तो आप बहुत अच्छे से बाकी की जो पारी है उसे भी संभाल पाओगे। तो स्टेप वाइज चलना है और रेटिंग देते हुए चलना है। अब स्टेप वाइज को मैं थोड़ा सा इस पे 2 मिनट में और लूंगा। स्टेप वाइज जैसा कि मैंने कहा कि हम वहां एंटर करें जहां हमें इजी फील होता है, और जहां हमें इजी फील होता है वहां जब हम एंटर करेंगे और हम पढ़ेंगे क्वेश्चन कि हाँ ये वाला प्रश्न, इसका ये क्वेश्चन आंसर है, ठीक है, टिक कर दिया। लेकिन एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है कि साथ साथ ओएमआर नहीं भरनी। कुछ बच्चों में एक दिक्कत ये होती है कि जैसे वो टिक करते हैं इधर ओएमआर पे गोला लगा देते हैं। ये एक बहुत गलत प्रैक्टिस है। कई बार जब हम फ्लो में होते हैं तो हम, अगर हमसे पूछा है कि भारत के निम्न में से भारत की राजधानी कौन सी है, पहला ऑप्शन दिल्ली, दूसरा कलकत्ता, तीसरा चेन्नई, पांचवा मद्रास, चौथा मद्रास, हमें पता है कि हम दिल्ली पे टिक करने वाले, लेकिन फ्लो में सिली मिस्टेक में आप ऑप्शन तो आपने पहला टिक किया है लेकिन गलती से बी में आप गोला मार दोगे, यानी सबकॉन्शियसली, बिकॉज उस वक्त आपका दिमाग है वो पेपर को अटेम्प्ट करने के मोड में है, गोले भरने के मोड में नहीं है। इसलिए मेरे सुझाव में आपको तुरंत जो है वो ओएमआर शीट में नहीं एंट्री करनी चाहिए। आप जस्ट टिक लगाइए और आगे बढ़िए। पहला क्वेश्चन देखा आपने, आपको लगा, मैं जनरली क्या करता हूं, मेरी जो अप्रोच है, मैं क्या करता हूं, मैंने तीनों के लिए एक अलग रखा है। अगर इजी है तो मैं टिक कर ही दूंगा, लेकिन अगर टफ है तो मैं उस पेपर का, उस क्वेश्चन का जो सीरियल नंबर है, जैसे 27 नंबर का, उसके चारों तरफ गोल निशान लगा देता हूं। अगर टफ है तो मैं उसे स्क्वायर लगा देता हूं, ठीक है। और अगर मुझे लगता है कि मैंने क्वेश्चन पढ़ा, ठीक है, और उसमें कोई आ गया कि उज्बेकिस्तान के दक्षिण में कौन सा पहाड़ पड़ता है, ठीक है, अब मैंने जिंदगी में कभी देखा ही नहीं, मुझे यही नहीं पता उज्बेकिस्तान है किस दिशा में, और फिर ऊपर से उसमें पहाड़ पूछ लिया। लेकिन कुछ बच्चों की प्रॉब्लम क्या होती है, वो हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं अपना स्पेस ढूंढते हैं, इसे मैं कैसे सॉल्व करूं। सबसे जरूरी जो चीज है वो अपन अगले वाले स्टेप में भी बात करेंगे इसके बारे में, कि ये जो क्वेश्चंस हैं जिनको आपने कभी देखा नहीं है उन्हें बिल्कुल भी अटेम्प्ट नहीं करना है, और उनको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो मैं जो सार है इस स्टेप का वो ये है कि क्वेश्चन पेपर में वहां से एंट्री लीजिए जहां आपको कंफर्टेबल फील होता है, और शुरू कर दीजिए इजी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना। और जब आप इजी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे, यानी वो क्वेश्चंस जो आपको देखते ही हो रहे हैं उसको आप टिक कर दीजिए। और मान लीजिए कि 100 क्वेश्चन थे
और 100 क्वेश्चन में आपने एक राउंड खेला। एक राउंड का मतलब है चलते गए पढ़ते गए, आपको लगा कि नहीं ये टफ है, उस पर गोला मार दिया, फिर आगे बढ़ा, आगे वाला देखा कि नहीं यार ये तो उससे भी टफ है, उस पर स्क्वायर मार दिया, फिर आगे देखा एक क्वेश्चन तो ये तो बिल्कुल ही नहीं आता, उसको छोड़ दिया, फिर आगे चले। ये पूरी स्क्रीनिंग से चलते चलते आपने 1 से 100 क्वेश्चन अगर आपने एक बार गो थ्रू हो लिए, तो एट द एंड जब आपका पहला राउंड हो जाएगा तो मान लीजिए आपसे 40 क्वेश्चन हुए। कैसे पता चलेगा? अब पहले राउंड होने के बाद में ओएमआर पे आइए। अब ओएमआर में जब आओगे तो आप क्या देखोगे? हाँ साहब, पहला क्वेश्चन क्या था कि हाँ ये पहले क्वेश्चन में दूसरा टिक किया। बिकॉज अब क्या आपकी मेंटल फ्रेम चेंज हो चुकी है। अब आप सब बिल्कुल कॉन्शियसली गोले भरिए, राउंड भरिए कि हाँ क्वेश्चन नंबर 22 इसमें ये पूछा था, ठीक है। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया कि क्वेश्चन नंबर 22 इसमें पूछा था भारत की राजधानी कौन सी है, इसमें ऑप्शन था बी दिल्ली। तो अब आप बी को देखते हुए बी पे गोला कर दीजिए। इससे क्या हो रहा है? डबल चेक हो रहा है। दूसरे क्वेश्चन पे आए, हाँ प्रश्न क्या था? ये था 23वां क्वेश्चन। 23वें क्वेश्चन में मैंने किया है सी। एक बार फिर चेक कर लीजिए सी सही है क्या, आपको लगे हाँ सी सही है तो 23वां क्वेश्चन देके सी पे गोला कर दीजिए। और जब आप एक राउंड पूरा कर लेंगे, पहले आपने एक राउंड में देख लिया, अगले राउंड में थोड़ा सा तेजी से चलते हुए आप क्या करेंगे? ओएमआर पे मार्किंग कीजिए। और ओएमआर पे मार्किंग करते ही आपको रफली आइडिया लग जाएगा मैंने कितने क्वेश्चन कर लिए। 40 क्वेश्चन हो गए सपोज आपसे, ठीक है। अगर 40 क्वेश्चन ही आपसे हो पाए, इसका मतलब इजी क्वेश्चंस की संख्या पेपर में कम है। और आपको अपना लेवल सभी को पता होता है कि मैं किस तरह का स्टूडेंट हूं, ठीक है। अगर एक प्रश्न है जिसमें पहले राउंड के बाद इजी क्वेश्चंस की संख्या केवल 40 ही है, इसका मतलब पेपर आसान नहीं है। यहां पर आपको यह भी पता चल गया कि पेपर की रैंकिंग क्या है। बिकॉज हमें 3 कैटेगरी में बांटना है, ए बी और सी। नो एक्शन वालों को तो गिनना ही नहीं है। 100 में से मान लेता हूं 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बिल्कुल अटेंड करने लायक नहीं है, छोड़ देते हैं उनको, ठीक है। 90 जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से रेटिंग की आपने 40 क्वेश्चन। अगर यही मान लो आपको 100 क्वेश्चन किए, आपने इजी किए, आपने 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए, इसका मतलब या तो पेपर इजी है या फिर आप फालतू में ओवर कॉन्फिडेंट हो। दोनों में से एक चांस तो पक्का ही है, ठीक है। तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा। और आपका 1/3 काम हो चुका है, बिकॉज 40 क्वेश्चंस पे आपने गोले लग दिए। ऐसा मैं बार बार क्यों कह रहा हूं कि हर राउंड के बाद में गोले आपको एंटर मारने? बिकॉज बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 2 दिक्कतें होती है। एक तो साथ साथ भरेंगे तो सिली मिस्टेक ज्यादा होती है, बिकॉज मेंटल फ्रेम अलग है, हमारा माइंड है वो अलग अलग फ्रेम में काम करता है। आपको मैं कहूं कि आप एक ऐसे लिखिए खुद के बारे में, खुद के ऊपर एक लेख लिखिए कि आपका स्वभाव कैसा है। आपने भी आपने एक स्टेटमेंट लिखा है, फिर आपने 2-4 पैराग्राफ लिखे। आप अभी इमीडिएटली पढ़ोगे तो आपको अच्छा लगेगा, आप उसे आधे घंटे छोड़ दीजिए, उस पन्ने को आधे घंटे 1 घंटे बाद पढ़िए, आप अपने ही लिखे हुए में 50 गलतियां निकाल देंगे। आप उसमें देखेंगे नहीं इसमें बहुत इंप्रूवमेंट है, बिकॉज आपकी मेंटल फ्रेम चेंज होगी। आप उसे वापस उसमें करेक्शन करके उसे ठीक कर दीजिए, इंप्रूव कर दीजिए। फिर आप अगले दिन उसे देखिए, आप अगले दिन देखेंगे तो आप देखोगे यार क्या लिखा है इसमें। कहने का मतलब है कि हम फ्रेम वाइज काम करते हैं। तो अगर हम पहले राउंड में क्वेश्चंस को हल करने के बाद में ओएमआर पे मार्किंग कर देते हैं तो आपका 1/3 पेपर अटेम्प्ट हो गया। 3 घंटे का अगर है तो मैं ऐसा मानता हूं कि पहला राउंड 1 घंटे में कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। पहला जो राउंड था जिसमें हमने स्टेप वाइज जाना सीखा और साथ साथ क्वेश्चंस को रेट करने का तरीका सीखा। रेट करने का मतलब जो आता है उसे पहले राउंड में हो जाएगा, लेकिन अगर आपको लगता है ये टफ है तो गोला मार दीजिए टफ, ठीक है। और आपको लगता है कि सी कैटेगरी का या फिर उससे और हायर लेवल का तो स्क्वायर मार दीजिए। बाकी कुछ भी कर सकते हैं। मैंने मेरा स्टाइल बताया कि मैंने जिस तरह से करने का, मैं जिस तरह से करते करते जहां भी हूं आज जिस लेवल पे पहुंचा, मैं जिस तरह से हैंडल करता था। हो सकता है आपके पास कुछ और मार्किंग हो, राइट। तो ये पहला स्टेप आपका है। ये अब अगले स्टेप की ओर बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं स्टेप नंबर 2 के बारे में। तो अभी पहले स्टेप में हमने बात की 4 तरह की कैटेगरी क्वेश्चंस की, इजी, टफ, टफेस्ट, और चौथी जो डी कैटेगरी थी उसमें हमने बात की थी कि नो ऑप्ट करना, ऐसे क्वेश्चन जिनको ऑप्ट नहीं करना। तो अभी टाइटल अगर आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा क्वेश्चन, इसका मतलब क्या है। मैं कह रहा हूं कि लर्न टू डक द बाउंसर। अगर आपने क्रिकेट अगर आप देखते हो तो आप उसमें एक चीज देखोगे कि अगर आप किसी भी बैट्समैन को शतक मारते हुए 100 बनाते हुए देखोगे तो आप ये देखोगे कि कोई भी अगर बैट्समैन है वो 100 इसलिए बनाता है कि वो हर बॉल के साथ छेड़खानी नहीं करता और टफ बॉल को वो जाने देता है। अगर हर बॉल को खेलेगा तो वो डेफिनेटली आउट होगा। इस बात को गांठ बांध लीजिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। बहुत सारे बच्चे जिनको
बहुत अच्छा नॉलेज है, बहुत अच्छा पढ़ते हैं, उनसे पेपर करके आते हैं, उनसे पूछते कितने अटेम्प्ट किए, 98 आउट ऑफ 100। तुमने कितने किए, 90। एक एवरेज स्टूडेंट, ठीक है, उसको पूछो कितने किए, 85। रिजल्ट आता है 85 वाला अच्छे रैंक के साथ सेलेक्ट हो जाते हैं, जो 98 95 वाले। प्रॉब्लम क्या है, बिकॉज हम हर क्वेश्चन के साथ छेड़खानी करते हैं और हमें यूं लगता है कि हमें इसे सॉल्व करना ही है। तो इसलिए सबसे जरूरी चीज है, प्रश्न को छोड़ना सीखिए। इसको लर्न द डक द बाउंसर का मतलब है बाउंसर को नीचे झुककर छोड़ना सीखिए, और कहने का मतलब है प्रश्न को छोड़ना सीखिए। और प्रश्न को छोड़ने का बड़ा सिंपल सा तरीका है। अगर आपके सामने, जब आप स्टेप वाइज जा रहे हो और आपके सामने एक ऐसा क्वेश्चन आया, जैसे मैंने पिछले स्टेप में उदाहरण दिया था, मान लो पूछ लिया जाए कि उज्बेकिस्तान के दक्षिण में कौन सा पठार है। हालांकि मैं साइंस का स्टूडेंट हूं, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं जनरल एग्जाम्पल दो। मान लीजिए प्रश्न आया, मेरे सामने प्रश्न आया, उज्बेकिस्तान के दक्षिण में कौन सा पठार है। ज्योग्राफी का कोई स्टूडेंट हो सकता है उसके लिए इजी हो, लेकिन मैं मेरी बात कर रहा हूं। मैंने जब क्वेश्चन देखा, मुझे क्लियरली लगा कि इसको आज से पहले ना तो मुझे उज्बेकिस्तान पता और उज्बेकिस्तान का इधर उधर का ही कुछ नहीं पता, तो मैं पठार तो क्या ही बता दूंगा। तो सिंपल सा तरीका क्या है, अगर आपके सामने क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, मान लीजिए, सॉरी, ये क्वेश्चन है और ये इसके ऑप्शन है सी डी, तो मैं क्या करता हूं, इस पे ना तो गोला मारता ना स्क्वायर मारता, मैं सीधा सीधा इसे काट देता हूं और इसी तरह से काटता हूं। अब इसको काटने से क्या हुआ, काटने से हर स्टेप में आपके कुछ सेकंड्स बचेंगे। बिकॉज अगर आपने यहां इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, मान लो ये 27 नंबर का क्वेश्चन है, आपने अभी से छोड़ दिया कि हाँ यार इसको नहीं करना, आगे बढ़ गए, दूसरा राउंड मारो, फिर ऊपर से आप छोड़ वापस आओ, फिर 27 को पढ़ो, अरे अच्छा नहीं ये नहीं करना। हर बार ऐसे क्वेश्चंस के साथ बार बार बॉदर नहीं होना है। और अगर क्वेश्चन लग रहा है कि बिल्कुल भी इसमें कोई आगे पीछे का ही नहीं पता, कोई इधर उधर का कुछ आइडिया ही नहीं है, और टोटली ये क्वेश्चन सीधा सीधा ये वो बॉल है जिसको हमें नहीं खेलनी है, तो सीधा सीधा इस क्वेश्चन का सम्मान करते हुए, इस बॉल का सम्मान करते हुए, सीधा सीधा झुक के या फिर बैट उठा करके सीधा विकेट कीपर के हाथों में इसे जाने देना। और इसे छोड़ने का जो सबसे सही तरीका, अगर इसे आप काटे ना छोड़ोगे तो आप जरूर उसके साथ कुछ न कुछ करोगे, उसे अटेम्प्ट करोगे और ये आपको ले डूबेगा। ठीक है, तो जो सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है, जो मुझे वास्तव में लगता है, वो यही है। और ये क्या है, मैं क्या लिख रहा हूं, प्रश्न छोड़ना सीखिए, सबसे जरूरी है। अपन लास्ट में देखेंगे, प्रश्न छोड़ना सीखिए, ठीक है। और डीक्लटर द पेपर, डीक्लटर का मतलब है कि प्रश्न में से, क्वेश्चन पेपर में डीक्लटरिंग कर रहे हैं, हम उन क्वेश्चंस को काट रहे हैं जो हमें बिल्कुल भी अटेम्प्ट नहीं कर रहे। हो सकता है कि आपने जिस क्वेश्चन को टफेस्ट वाली श्रेणी में डाला हो, दूसरे राउंड में आपको लगे कि इसके बारे में कुछ नहीं पता, उसको भी आप काट लीजिए। यानी उन क्वेश्चंस को बिल्कुल ढंग से काट लीजिए जिनको आपको नहीं करना है, उसे आप छोड़िए नहीं, बिल्कुल भी क्लियर कर लीजिए। ठीक है, ये है दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, जिसमें आप ये सीखें प्रश्न को छोड़ना है। और मैं ये फिर कह रहा हूं, ये सबसे जरूरी स्टेप्स है, बिकॉज आगे वाले स्टेप्स में जब हम देखेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है, अपन तीसरा और चौथा और पांचवा देखेंगे, सबसे महत्वपूर्ण जो है उसमें आप देखना, मैं इस बात को वापस रिलेट करूंगा। बात करते हैं स्टेप नंबर 3, जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, नो द रियल कॉस्ट ऑफ रॉन्ग क्वेश्चंस। यानी जब हम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं और हम अपने ही ढंग से करे जा रहे हैं, हम ये कैलकुलेट ही नहीं कर रहे कि किस क्वेश्चन को सही होने से और किस क्वेश्चन को गलत होने से कितना फर्क पड़ता है, ऐसे में हम रॉन्ग मेकअप के साथ क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। और हम, जैसा कि हमने पिछले स्टेप में पढ़ा, बच्चे ज्यादातर जो बच्चे हैं वो 98 95 क्वेश्चन करके चले आते हैं और उन्हें रियल कॉस्ट नहीं पता होता। उन्हें यूं लगता है कि ज्यादा क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो ज्यादा नंबर नहीं आएंगे। केवल यही प्रेशर होता है जिससे बच्चा फील करता है। और ये प्रेशर आजकल और भी इसलिए बढ़ने लगा है कि मेरिट ज्यादा जाने लगी है। मेरिट है वो 75 80 का 85 के अप्रॉक्स होने लगी है। तो स्टूडेंट्स ये समझता है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से ऐसा हो सकता है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। चलिए एक कैलकुलेशन करते हैं। अपन मान लेते हैं कि कोई पेपर है जिसमें 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है, और 100 क्वेश्चंस का जो पूरा अवार्ड सिस्टम है उसमें कि अगर सही हुआ तो 4 नंबर, और अगर
गलत हुआ तो एक नंबर कट जाएगा, या फिर मैं कह सकता हूं कि 25% है डिडक्शन होना है, माइनस होगा 25%। ठीक है, अब हम 4 स्टूडेंट्स की बात करते हैं, 4 केस की बात करते हैं। गौर से समझिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है। केस नंबर 1, पहला केस ये है कि कोई बच्चा 100 में से 90 करके आता है, 90 करता है अटेम्प्ट। ठीक है, 10 छोड़ दिए उसने, 10 छोड़ दिए उसने। अब इस 90 में से क्या खेल खेलता है, वो 90 की कैलकुलेशन बताता हूं आपको। 90 में से मान लीजिए उसके 50 तो है सही, 40 क्वेश्चन वो गलत कराता है, 10 तो छोड़ ही दिए। तो ओवरऑल उसके जो बनेंगे नंबर, 1 के 4 बनेंगे, राइट। एक क्वेश्चन सही होने के 4 नंबर मिलेंगे, तो 200 मार्क्स, और साथ में एक नंबर माइनस भी चला जाएगा। और ऐसे में जहां उसके 200 नंबर आने चाहिए थे, उसके आएंगे 160 मार्क्स। 90 अटेम्प्ट नहीं करने के बजाय 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। क्वेश्चन कितने हैं, दूसरा स्टूडेंट 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर गया है, 20 क्वेश्चन उसने छोड़ दिए। और 20 क्वेश्चन छोड़ने के बाद में उसने जो 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, उसमें से 60 क्वेश्चन सही हैं और फिर भी 20 क्वेश्चन गलत है। ठीक है, अब यहां पे हम देख रहे हैं कि जो 60 क्वेश्चन है वो कितने नंबर देंगे इसे, 240, लेकिन माइनस कितना है, 20। ओवरऑल नंबर कितने आ रहे हैं, 220, गलती होने के बावजूद भी। देखिए वही सेम क्वेश्चन है, वही दूसरा स्टूडेंट क्या कर रहा है आप देख सकते हैं। तीसरा एक और केस लेते हैं, केस नंबर 3। 100 क्वेश्चन है, बच्चे ने 75 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए। इसको अपन और भी कम कर सकते हैं, लेकिन 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। और इस बार जो 75 क्वेश्चन है उसमें से 25 क्वेश्चन उसने छोड़ दिए। 25 क्वेश्चन छोड़ना बहुत ज्यादा इशू है। 25 क्वेश्चन छोड़ना बहुत मतलब दम चाहिए 25 क्वेश्चन छोड़ने के लिए। खैर, उसने बिल्कुल प्रॉपर कैलकुलेटेड तरीके से काम किया और बिल्कुल एकदम समझबूझ के साथ 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 25 छोड़ दिए, और 25 छोड़ने के बाद भी 75 में से उसने 70 क्वेश्चंस सही किए और फिर भी 5 क्वेश्चन गलत हुए। यहां आएंगे, कितने आएंगे, 280 माइनस मात्र 5, 275 मार्क्स। देखिए यहां पर जब मेरिट बनेगी तो इस बच्चे के आएंगे 160 आउट ऑफ 400 मार्क्स, इसके आएंगे 220/400 मार्क्स, और इसके आएंगे 275 आउट ऑफ 400 मार्क्स। ये बच्चा केवल 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके इस पोजीशन पर है। ये बच्चा 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और इसने 90 अटेम्प्ट किए, और 90 अटेम्प्ट करने के बावजूद भी ये गाली है। तो इस एग्जाम्पल में आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि यहां पर 2 चीजें बड़ी कॉस्ट करती हैं। गलत क्वेश्चन अपने आप में, हमें क्या लगता है कि जो रियल कॉस्ट है, अब रियल कॉस्ट की बात करें, हमें लगता है कि जो सही क्वेश्चन होगा, राइट जो क्वेश्चन होगा, वो हमें 4 नंबर देगा, रॉन्ग हमें -1 देगा। वास्तव में सही कैलकुलेशन अगर माने तो वास्तव में एक क्वेश्चन इस केस में 5 मार्क्स का पड़ता है। एक अलग तरह के लॉजिक से देखें तो एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का नहीं है, वो 5 मार्क्स का है। बिकॉज अगर वो क्वेश्चन सही हुआ, वो -1 से नहीं बचाएगा। तो हमें इस बात पर विशेष जोर देना है कि 4 और 1 का ये जो है कि 4 सही और 1 गलत मिलते हैं, उसमें 4+1 करके टोटल एक क्वेश्चन की जो कॉस्ट है वो 5 मार्क्स की है। ऐसे में अगर क्वेश्चन गलत होता है तो आपके 4 नंबर आने से बच गए और ऊपर से जितने आए उसमें से भी 1 चला गया। तो वास्तव में जो रियल जो कॉस्ट है वो 5 मार्क्स की है। आप बहुत क्लियरली और बहुत आराम से इस बात को समझ पाए होंगे कि कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करके भी अच्छे नंबर आ सकते हैं। और ऐसे में बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे स्टूडेंट्स से मिला हूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस तरह से गाइड किया है
और आप भी जब अगली बार प्रैक्टिस करें, जब आप घर पे डेमो दें या कोई टेस्ट सीरीज दें, तो आप घर पे प्रैक्टिस कीजिए कि अगर आप 50 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए कि केवल और केवल बहुत डेड ऑनेस्ट होकर के, अगर है 30 क्वेश्चन ही आ रहे हैं हमें 50 में से, तो केवल 30 पे अटेम्प्ट करके छोड़ दीजिए। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है कि आपके गलत 1-2 ही होने चाहिए, 3-4 भी चलेगा, कोई दिक्कत, इतना तो सिली मिस्टेक होता है सभी से, इतना एरर रहता है, तो गलत कम से कम होने चाहिए। आप क्वेश्चंस जितने सही हो रहे हैं उनकी संख्या बढ़ाने के बजाय जितने गलत हो रहे हैं स्टेप बाय स्टेप उनकी संख्या कम कीजिए, आप मेरिट के उतना ही ज्यादा क्लोज चले जाओगे। चौथे स्टेप में हम सीखेंगे कि किस तरह से रिस्क को कैलकुलेट करें और कैलकुलेटेड रिस्क लेना सीखें। कैलकुलेटेड रिस्क का जरूरत क्यों पड़ती है कि कई बार हमें ऐसा लगता है कि जो हमने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं वो नाकाफी हैं और इतने में तो हम मेरिट से ही बाहर हो जाएंगे, क्योंकि जब हमने पिछले वाला स्टेप देखा उसमें देखा कि हमने कम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके भी हम अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन फिर भी एक मन में, एक बच्चे के मन में, स्टूडेंट के मन में किया रहता है कि नहीं यार, अभी तो मैंने 75 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए, और अगर 75 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके, हालांकि उसने बहुत किया है, क्योंकि अगर सारे स्टेप फॉलो करोगे आप, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप मोर इंपॉर्टेंट स्टेप्स की ओर चलते जा रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेप है वो है स्टेप नंबर 5, उसके बारे में भी अपन बात करेंगे। लेकिन अगर हमारे मन में एक ऑब्जेक्शन हो कि नहीं 75% इज नॉट सफिशिएंट, मुझे 10 क्वेश्चंस का रिस्क लेना चाहिए, तो कैसे कैलकुलेट करें, कैसे वो सब हिसाब किताब करें, उसके बारे में बात करें। यानी कुल मिलाकर के ये जो काम आएगा वो आएगा तुक्का मारना हो तब। अब हमें यहां पर तुक्का नहीं मारना, तुक्का मारने से पहले क्या काम करना है, गिनती गिननी है, क्या कैलकुलेट करना है वो हम समझते हैं, ठीक है। अब ये तो हम समझते हैं कि मोस्ट ऑफ एग्जाम्स जो है उसमें जो प्लस और माइनस का जो खेल है वो ये है कि सही होने पर 4 और गलत होने पर 1, राइट, ये हम मान लेते हैं। अब सोचिए कि अगर कोई क्वेश्चन है आपके पास और उसमें से 4 में से आपको 1 चुनना हो, 4 में से 1 अगर चुनना हो, तो आप सीधी सी बात है तुक्का मारेंगे, 4 में से 1 सेलेक्ट करेंगे। तो अगर हम 4 में से 1 चुनेंगे तो उसके सही होने की क्या संभावना है, बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, प्रायिकता, थोड़ी सी मैथ्स है, कोई लंबा चौड़ा नहीं है, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन सही है। क्योंकि ये बात तो आप मान के चलिए कि जब 4 में से 1 करेंगे तो सही होने की संभावना 1/4 है, यानी 25% संभावना है। लेकिन अगर हम उसमें से एक ऑप्शन को काट दें, एक ऑप्शन उड़ा दें, अगर 3 बचे उसमें से 1 अगर चुनना हो हमें, तो हमें संभावना कितनी मिलेगी, लगभग 33%, क्योंकि 1/3 आएगी। लेकिन अगर हमारे पास 2 ही ऑप्शन हो और उसमें से अगर 1 चुनना हो तो हमारे पास आएगी संभावना 1/2 यानी 50%। और अगर हम 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, ऐसे 10 क्वेश्चन में तुक्के मारें, इसमें भी 10 क्वेश्चन मारे, इसमें भी 10 क्वेश्चन मारे, यानी 10 क्वेश्चन ऐसे जिसमें 4 में से 1 चुनना पड़ा हमें और तुक्का मारना पड़ा, तो हमें क्या मिलेगा, 10 क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट करेंगे तो केवल 75% गलती हो जाएगी हमसे, और 10 क्वेश्चन में से केवल और केवल 2.5 जो क्वेश्चन है वो सही होंगे और 7.5 जो है वो गलत हो जाएंगे। इसी तरह से यहां पे अगर करना पड़ा तो 3 सही होंगे और 7 गलत हो जाएंगे, लेकिन यहां पर 5 सही होने की भी संभावना है और 5 गलत हो जाएंगे। अगर 5 सही होंगे तो हमें एक्स्ट्रा में 20 नंबर मिलेंगे, -5 होकर के टोटल 15 नंबर कंट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन यहां पर अगर खेल खेला तो 4×3=12 तो मिलेंगे, लेकिन -7 होकर के क्या मिलेंगे, 5 नंबर ही मिलेंगे एक्स्ट्रा। रिस्क बढ़ता जा रहा है और यहां पर आप देख पा रहे हो और भी। अब प्रश्न यहां पर है कि तुक्का कैसे मारे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आप देखोगे कि सबसे अच्छा जो केस क्या बनता है, वो ये बनता है कि भाई हम ये वाला चुने, 2 में से 1 अगर चुनना पड़े, वो कैसे चुने। अब हम आते हैं पूरी इन स्टेप्स में से सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप नंबर 5 पे। और स्टेप नंबर 5 को आप बिल्कुल गौर समझिए और ये फाइनल मैसेज आप समझिए मेरी तरफ से कि ये अगर आपने ये तरीका अपना लिया, अगर आप इन स्टेप में से केवल अगर ये 5वां तरीका भी अपना लेंगे, खाली एक तरीका, तो भी आप बहुत इंपॉर्टेंट आप इंप्रूवमेंट इसमें देखेंगे।
अब क्वेश्चन जो इसका जो टाइटल है वो आपको इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, शूट द रॉन्ग एट द साइट। कहने का मतलब है कि गलत ऑप्शन को शूट कर दो एट द साइट, देखते ही गोली मारने के आदेश है। हमें क्या करना है, हमें जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे सामने हमको क्वेश्चन मिलेगा और क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे। जैसे फॉर एन एग्जांपल अपन एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, अगर वही कि भारत की राजधानी कौन सी है। पहला कोलकाता, दूसरा दिल्ली। हालांकि मैंने इजी क्वेश्चन चुना, लेकिन मैं जो मैसेज कन्वे करना चाह रहा हूं वो हम बात करेंगे। मद्रास, चौथा जयपुर। ये 4 ऑप्शन है। और कोई स्टूडेंट अगर हल कर रहा है तो हमें क्या करना है, हम ज्यादातर क्या करते हैं, अब हमें क्या करना है, जो मास्टर मैसेज है वो ये है कि हम क्या करते हैं, 4 में से एक सही चुनते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। हमें क्या करना है, 4 में से 3 गलत चुनने हैं, सही अपने आप बच जाएगा। 4 में से आप 3 गलत चुनिए। जब आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, जैसे मान लीजिए मेरे को कुछ नहीं आता और मैंने पढ़ा भारत की राजधानी है, कौन सी है मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने जैसे ही जयपुर पढ़ा तो मुझे आया ये जयपुर तो नहीं हो सकता कम से कम, तो मैंने इसको काट दिया। शूट द रॉन्ग एट द फर्स्ट साइट, एक कट गया। अब एक कब कट गया, और अगर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो तो मैं पिछले वाले स्टेप पे आता हूं। अगर मुझे इस पे तुक्का मारना हो, अगर मुझे चारों ही नहीं आते और मुझे तुक्का मारना हो, तो मेरी सही होने की संभावना है 1/4। लेकिन अब मेरे पास यहां पर केवल 3 ऑप्शन बचे हैं, और अगर इन तीनों में से मुझे तुक्का मारना पड़ेगा तो अब इस क्वेश्चन के सही होने की संभावनाएं इंप्रूव हो गई है 1/3। लेकिन मैंने थोड़ा सा और दिमाग लगाया और मुझे पता चला कि यार नहीं, मैंने पढ़ा है कि यार अंग्रेजों के टाइम में कलकत्ता भी थी, दिल्ली भी थी, लेकिन मद्रास भी नहीं है, 100% श्योर हूं मैं। तो अब यहां पर हमें केवल 2 ऑप्शन बच गए। ये बात आप बिल्कुल आज आराम से रिलेट कर पा रहे होंगे। केबीसी में आपने देखा होगा 50-50 हेल्पलाइन। जैसे ही 50-50 बंदा लेता है तो हमारी जो कैलकुलेशन है, हमारी जो प्रोबेबिलिटी है, वो बहुत ज्यादा ड्रामेटिकली बढ़ जाती है। कहने का मतलब है कि तुक्का या टोरे हम केवल उन्हीं क्वेश्चंस में मारे जिसमें हमने कम से कम 2 ऑप्शंस को उड़ा दिए हो। और जब हम ऐसे क्वेश्चंस में जब तुक्के मारेंगे तो हमेशा क्या होगा, हम अगर 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो उसमें से 5 क्वेश्चन सही होंगे और हमारे 15 नंबर ऐड होंगे उसमें से, और ऐसे में हम मेरिट के और ज्यादा नजदीक चल जाएंगे। हमेशा कोशिश कीजिए, कोई भी क्वेश्चन को आदत डालिए, एक ही काम करना, क्वेश्चन को देख के ऑप्शन में से ऑप्शन को देखना, यार ये तो नहीं हो सकता, कम से कम तो एक उड़ा दीजिए। और अब मैं वापस 5 स्टेप्स को फॉलो करते हुए करता हूं। तो मैंने पहले स्टेप में कहा कि चरणबद्ध तरीके से स्टेप वाइज क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए, और जब भी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए इजी को सबसे पहले कीजिए। और अगर इजी से अपन चल रहे हैं और एक क्वेश्चन थोड़ा सा जो टफ क्वेश्चन आपके सामने आया उसकी भी ऑप्शन आप पढ़ोगे, तो आप जब पहला राउंड खेल रहे हो जिसमें केवल इजी क्वेश्चन करने हैं, उस वक्त भी जो कंपैरेटिवली बी और सी कैटेगरी के जो क्वेश्चन है, जो टफ और टफेस्ट क्वेश्चन है, उसमें भी अगर आपको कोई ऑप्शन मिल रहा है तो उसमें भी एक आध क्वेश्चन के ऑप्शंस को तो उड़ाते चलिए, क्योंकि आपका टाइम बचेगा। मान लीजिए ये क्वेश्चन आपके सामने आया, आपको लगा कि नहीं ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, इसको मैं गोला मार देता हूं, बाद में देखूंगा, लेकिन कम से कम जयपुर को तो उड़ाते जाओ, ताकि ये तो क्लियर हुआ, बिकॉज आपने पढ़ते ही पता चल गया यार जयपुर तो नहीं हुआ। तो हमेशा आदत डालिए, ऑप्शंस में मास्टर जो पॉइंट है वो ये है, हमेशा 4 में से एक नहीं सही चुनना। हमें कोशिश कीजिए गलत क्वेश्चन चूज करिए, हमेशा गलत क्वेश्चंस, गलत ऑप्शंस जो है उनको चूज करने की कोशिश कीजिए, अपने आप सही बच जाएगा और प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो इसलिए पहला स्टेप जब करेंगे तो उस वक्त भी बचाएंगे। उसके बाद क्वेश्चंस को गलत, जो अगर क्वेश्चन ऐसा है जिसमें कुछ हवा ही नहीं लग रही, अब आप दूसरा स्टेप पे आए। अब मैंने कहा था कि डक करना सीखिए, जो खतरनाक बाउंसर है उससे बचना सीखिए,
वो कैसे करेंगे? अब आप देखिए कोई भी क्वेश्चन में अगर आप चारों ऑप्शंस उसमें से एक भी नहीं उड़ा पा रहे हो तो ये उस प्रश्न की निशानी है कि ये क्वेश्चन आपको नहीं आता। ऐसे में उस क्वेश्चन को पूरा काट देना चाहिए और उसको छोड़ते हुए आगे बढ़ जाना चाहिए। ये वो बॉल है, इसको अगर छेड़ेंगे तो ये किनारा लेके विकेट कीपर के हाथ में चली जाएगी और क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तीसरा हमने कहा रियल वैल्यू कैलकुलेट किया। रियल वैल्यू को उसमें हमें ये समझ में आया कि कम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो लेकिन ज्यादा से ज्यादा सही हो, गलत कम से कम करो। और गलत कम से कम करने का तरीका क्या है? कैलकुलेट हमने किया कि अगर हम इस स्टेप को चुनेंगे तो सारी की सारी चीजें हो जाएंगी। तो मुझे लगता है ये थोड़ा सा, हालांकि वीडियो लंबा हो गया लेकिन इतना एक्सप्लेन करना जरूरी था, बिकॉज ये ऐसा नहीं है कि 10 मिनट में एक वीडियो बन जाए और सब कुछ मैं आपको समझा पाऊं। तो आशा है कि वीडियो में जो बातें कही आपको समझ में आई होगी। लास्ट में एक बात और कहना चाहूंगा, जब भी आप घर पे प्रैक्टिस करें हमेशा कोशिश कीजिए एक डेफिनेटिव टाइम में करें। अगर आपको 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, आपने टॉपिक पढ़ लिया, आपके पास 10 क्वेश्चंस भी हैं, तो आप घड़ी लेके बैठिए और ट्रैक करना सीखिए। एक चीज और ऐड कर देता हूं मैं, ट्रैक योर प्रोग्रेस। ट्रैक करो। ट्रैक कैसे करो? आप एक पन्ना या फिर कोई एक लॉग डालो जिसमें आप लिखो कि आज टेस्ट नंबर इतना हुआ, उसमें क्वेश्चन इतने थे टोटल, अटेम्प्ट मैंने इतने किए, सही इतने हुए, गलत इतने हुए। ठीक है, आप एक ऐसी टेबल बना लो। ठीक है, तो टेस्ट नंबर 1 था, क्वेश्चन उसमें मैंने 50 सॉल्व किए, 50 में से मैंने आज अटेम्प्ट किए 45, उसमें से सही हुए 30 और गलत हो गए 15। यहां पे आगे चाहो तो मार्क भी कैलकुलेट कर दो, आगे लिख लो। ठीक है, 2 दिन बाद आपने कोई दूसरा टॉपिक पढ़ा, टेस्ट नंबर 2 हुआ, इस बार आपके, अब यहाँ पे मार्क्स है वो परसेंटेज में कैलकुलेट करो हमेशा। क्यों, मैं अभी बताता हूं। मान लो इस बार आपके 30 क्वेश्चन ही है आपके सामने, आपके जो भी एक्सरसाइज बुक है, 30 में से कितने किए? 30 में से आप 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 20 में से 18 सही हुए और 2 गलत हो गए। अब यहां पे परसेंटेज मार्क कैलकुलेट करो। हमेशा इस खाने को ध्यान से दो और यहां पर इंप्रूवमेंट होना चाहिए। गलत क्वेश्चंस कम करना सीखिए। ट्रैक करेंगे हर बार 50 क्वेश्चन के, मान लो अगर आपके सारे टेस्ट हैं तो हर बार हमें ये इंश्योर करना है कि पिछली बार मेरे 15 गलत हुए, इस बार चाहे 2 क्वेश्चन फालतू छोड़ना पड़े, मुझे इस बार 13 ही गलत करना है। 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा छोड़िए। और किसको छोड़ना है किसको नहीं छोड़ना है, उसमें ये स्टेप्स आपको काम आएंगे। और जब आप प्रोग्रेस करोगे और जब आप देखोगे मार्क्स बढ़ रहे हैं, पिछली बार 60% आए, इस बार 62 आए, अगली बार 65 आए, बिकॉज गलत आपके कम हो रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आप ज्यादा बेटर तरीके से एमसीक्यू मैनेज करना सीख जाओगे। आई होप आपका ये जो एमसीक्यू की जो मास्टर क्लास है आपको प्रैक्टिकली मदद करेगी। अगर किसी को मदद करती है तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताएं। इस तरह के मोटिवेशन के और गाइडेंस के वीडियो अगर आपको देखना अच्छा लगता है तो हमारे आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।